आज हम बात कर रहे हैं इंडिया की तारीख के सबसे लंबे और शायद सबसे खौफनाक प्लेन हाईजैक की। एक ऐसी कहानी जिसने 8 दिनों तक पूरे मुल्क की सांसें रोके रखें और एक हुकूमत को एक नामुमकिन फैसले पर मजबूर कर दिया। जरा सोचें, 24 दिसंबर 1999 की शाम है। क्रिसमस का माहौल है। काठमांडू एयरपोर्ट से 176 मुसाफिर और 15 क्रू मेंबर्स इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट IC-814 में सवार होते हैं। सबकी मंजिल नई दिल्ली है। लोग खुश हैं, छुट्टियों का जोश है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी ये खुशगवार फ्लाइट एक ऐसा खौफनाक सपना बनने वाली थी जिसका कोई अंत नहीं था। तो सवाल यही है, आखिर हुआ क्या? एक 90 मिनट की फ्लाइट 8 दिन तक चलने वाले एक इंटरनेशनल क्राइसिस में कैसे बदल गई, जिसे पूरी दुनिया देख रही थी? चलें इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। फ्लाइट अपने टाइम पर थी, लोग रिलैक्स कर रहे थे, जब तक प्लेन ने इंडियन एयर स्पेस में एंटर नहीं किया। और बस इसी लम्हे सब कुछ बदल गया। अचानक 5 लोग अपनी सीटों से उठते हैं, चेहरों पे निकाब, हाथों में गन्स, चाकू और ग्रेनेड्स। उनके कोड नाम भी थे: चीफ, बर्गर, डॉक्टर, भोला और शंकर। उन्होंने फौरन कॉकपिट में घुसकर प्लेन को अपने कंट्रोल में ले लिया और पायलट कैप्टन देवी शरण को हुक्म दिया कि प्लेन को लाहौर की तरफ मोड़ दो। लेकिन इस सारी गड़बड़ के बीच कैप्टन शरण ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने चुपके से हाईजैक का सीक्रेट कोड इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भेज दिया। दिल्ली में अलार्म बज चुका था। अब यहाँ से क्राइसिस का सबसे अहम और कह सकते हैं कि सबसे मुतनाज़ा हिस्सा शुरू होता है, जब प्लेन इंडियन ज़मीन पर लैंड करता है। ये वो मौका था जो अगर अक्लमंदी से इस्तेमाल हो जाता तो शायद पूरी कहानी ही कुछ और होती। हुआ ये कि कैप्टन शरण ने हाईजैकरों को समझाया कि प्लेन का फ्यूल बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, हमें लैंड करना ही होगा। वो मान गए और प्लेन अमृतसर में लैंड कर गया। और अब सुनिए, प्लेन पूरे 49 मिनट्स तक वहां रनवे पर खड़ा रहा। 49 मिनट्स! ये वो गोल्डन विंडो थी। इंडियन अथॉरिटीज के पास इस सारे मामले को वहीं खत्म करने का एक जबरदस्त मौका था। तो दिल्ली में जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बैठा था, उन्होंने एक प्लान बनाया। प्लान सिंपल था। स्टेप 1, रीफ्यूलिंग को जितना हो सके लेट करो। स्टेप 2, इस डिले से जो टाइम मिलेगा उसमें दिल्ली से NSG कमांडोज अमृतसर पहुंच जाएंगे। और स्टेप 3, एक फ्यूल टैंकर को प्लेन के आगे खड़ा करके उसका रास्ता ब्लॉक कर दो ताकि वो टेक ऑफ ना कर सके। कागज पर तो प्लान ठीक लग रहा था, लेकिन असल में सब कुछ उल्टा हो गया। प्लान बुरी तरह फेल हो गया। वो जो फ्यूल टैंकर भेजा गया था ना, वो इतने अजीब और सुस्त तरीके से आगे बढ़ा कि हाईजैकर्स फौरन समझ गए कि दाल में कुछ काला है। और जैसे ही उन्हें शक हुआ, प्लेन के अंदर कयामत आ गई। कैप्टन शरण रेडियो पर चीख रहे थे, कंट्रोल टावर से कह रहे थे कि कुछ करो, फौरन कुछ करो। लेकिन दूसरी तरफ हाईजैकरों का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने पैसेंजर्स को मारना शुरू कर दिया और फिर उन्होंने एक 25 साल के नौजवान रूपन कटियाल को चाकू के वार करके कत्ल कर दिया। जब बाहर से कोई एक्शन नहीं हुआ तो कैप्टन शरण के पास दबाव में आकर प्लेन को दोबारा उड़ाने के सिवा कोई चारा नहीं बचा था। अमृतसर से टेक ऑफ के बाद अब ये क्राइसिस इंडिया के हाथों से निकल चुका था। ये अब एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम बन गया था। प्लेन अब हवा में था, बिना किसी मंजिल के, एक भटके हुए परिंदे की तरह। पहले प्लेन लाहौर पहुंचा। पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने साफ मना कर दिया कि हम लैंड नहीं करने देंगे। कैप्टन ने जब धमकी दी कि वो प्लेन क्रैश कर देंगे, तब जाकर इजाज़त मिली। वहां सिर्फ फ्यूल डाला गया और फौरन वापस हवा में भेज दिया गया। इसके बाद प्लेन ओमान की तरफ गया, उन्होंने भी इनकार कर दिया। खैर, काफ़ी डिप्लोमेटिक कोशिशों के बाद UAE ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दुबई के एक मिलिट्री एयरबेस पर लैंड करने की इजाज़त दी। दुबई में इस अंधेरे में उम्मीद की एक हल्की सी किरण नजर आई। कुछ मुज़ाकरात हुए और हाईजैकर्स इस बात पर राजी हो गए कि अगर उन्हें खाना, पानी और फ्यूल दिया जाए तो वो 27 लोगों को छोड़ देंगे। रिहा होने वालों में ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे थे। और यहीं पर रूपन कटियाल की बॉडी भी प्लेन से उतारी गई। अब पूरी दुनिया को पता चल चुका था कि ये मामला कितना संगीन है। दुबई से फ्यूल लेने के बाद प्लेन ने अपनी आखिरी मंजिल का रुख किया, कंधार, अफगानिस्तान। इस वक्त कंधार पर तालिबान का कंट्रोल था और यही वो जगह थी जहां इस पूरे ड्रामे का सबसे लंबा, सबसे मुश्किल और सबसे थका देने वाला एक्ट शुरू होने वाला था।
कंधार में लैंड करते ही हाईजैकर्स ने अपने पत्ते खोल दिए। उनके 3 बड़े डिमांड्स थे। नंबर 1, इंडियन जेलों में बंद 36 खौफनाक मिलिटेंट्स की रिहाई। नंबर 2, 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर कैश। और नंबर 3, उनके एक मारे गए साथी सज्जाद अफगानी की बॉडी। अब सोचिए, ये डिमांड्स नई दिल्ली में सरकार के सामने थे। उन्हें एक ऐसा फैसला करना था जिसकी मिसाल पहले नहीं मिलती थी। एक तरफ थे 176 बेगुनाह लोग और दूसरी तरफ मुल्क की सिक्योरिटी का उसूल कि टेरर के आगे नहीं झुकना। इधर इंडिया के अंदर गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था। मीडिया 24 घंटे लाइव कवरेज दिखा रहा था। पैसेंजर्स की फैमिलीज सड़कों पर आ गई, प्रोटेस्ट कर रही थीं। उनका बस एक ही मुतालबा था, कुछ भी करो, हमारे अपनों को वापस लाओ। और इधर प्लेन के अंदर हालात बद से बदतर हो रहे थे। खाना, सफाई, सब कुछ एक मसला बन चुका था। शुरू में प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था। उनका कहना था, अगर हम आज दबाव में आकर झुक गए तो कल को ऐसे और हमले होंगे, उनके हौसले बढ़ जाएंगे। तो सरकार ने डिसाइड किया था कि वो इन डिमांड्स को नहीं मानेंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए और प्रेशर बढ़ता गया, गवर्नमेंट का स्टैंड नरम पड़ने लगा। इंडियन नेगोशिएटर्स ने तालिबान की मदद से हाईजैकर्स से बातचीत शुरू की। काफी दिनों तक बहस चलती रही और आखिरकार हाईजैकर्स अपने बड़े डिमांड से नीचे आए। 200 मिलियन डॉलर्स और 36 मिलिटेंट्स की बात अब सिर्फ तीन खास मिलिटेंट्स की रिहाई पर आकर रुक गई। तो 8 दिनों की इस तकलीफ के बाद ये क्राइसिस अपने अंजाम पर पहुंचा। लोग आज़ाद हो गए, लेकिन इस आज़ादी की एक बहुत बहुत भारी कीमत चुकाई गई। एक ऐसी कीमत जिसके असरात आज तक महसूस किए जाते हैं। साल 1999 का आखिरी दिन था, 31 दिसंबर। इंडिया के उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह खुद उन 3 मिलिटेंट्स को लेकर कंधार पहुंचे। उनके नाम थे मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर। इन तीनों को हाईजैकर्स के हवाले किया गया और बदले में सभी यरगमालियों को आज़ाद कर दिया गया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। इसका सबसे मुतनाज़ा पार्ट अब शुरू होता है। जैसे ही यरगमाली आज़ाद हुए, तालिबान ने न सिर्फ उन 5 हाईजैकर्स को बल्कि रिहा किए गए इन तीनों मिलिटेंट्स को भी अपनी प्रोटेक्शन में ले लिया और उन्हें आराम से पाकिस्तान बॉर्डर तक छोड़ आए। इस एक चीज़ ने इन सारे शक को यकीन में बदल दिया कि इस पूरे खेल के पीछे असल में कौन था। लोग तो अपने घरों को वापस आ गए, लेकिन ये वाकया अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गया। एक सवाल जिस पर आज तक बहस होती है। सवाल ये कि क्या 176 बेगुनाह लोगों की जान बचाने के लिए 3 खौफनाक दहशतगर्दों को छोड़ना एक मजबूरी थी या एक ऐसी गलती जिससे माफ़ नहीं किया जा सकता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है।